India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। समलैंगिक विवाह पर सीजीआई ने याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुनवाई से किया मना। कहा, पहले याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे। सीजीआई ने कहा, हमारे समाज ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार कर लिया है। पूछा, क्या कानून में बदलाव की संभावना है? सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को दी जमानत, लेकिन दोषमुक्त करने से किया इनकार। कहा, निचली अदालत में सुनवाई तक रहेंगे रिहा। बिल्किस बानो दोषियों को समय से पहले रिहाई के निर्णय को चुनौती मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से दस्तावेज की तलब। कहा, दस्तावेज दिखाएं सरकार, नहीं तो होगी अवमानना की कार्रवाई। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस पूरी। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मामले में 26 अप्रैल पर सुनाएगा फैसला। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार से बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के फैसले के कारणों के बारे में पूछा। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। कोर्ट ने गुजरात सरकार को चेतावनी दी कि अगर वे रिहाई से जुड़े दस्तावेज समय पर कोर्ट से साझा नहीं करते तो अवमानना कार्रवाई होगी। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। कोर्ट में मंगलवार 18 अप्रैल को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश विरोध किया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही रिहाई हुई है। पीड़िता बिल्किस बानो के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। वहीं मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब ऐसे जघन्य अपराध जो कि समाज को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, उसमें किसी भी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल जनता के हित को दिमाग में रखकर करना चाहिए। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मंगलवार तक अगर गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय से पूर्व रिहाई से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में नहीं पेश करती है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हमारे बार बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपके ऊपर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। आपको दस्तावेज को उसके सामने रखने ही होंगे। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि कई दस्तावेज गुजराती में है और हमें पहले खुद उन दस्तावेजों को रिव्यू करना है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहां रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देने के लिए अभियुक्तों को समय देंगे, लेकिन हम उनकी आजादी पर अंकुश नहीं लगाएंगे। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी, जहां पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई वाले फैसले का विरोध कर उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की गई थी, तो वहीं दूसरी याचिका में दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार के फैसला करने पर आपत्ति जताई गई थी।
बिल्किस का कहना था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था तो इस पर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। इस मामले को लेकर बानो के वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कई बार नई बेंच बनाने की अपील की थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया था और कहा था कि इस मामले की सुनवाई में वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों से जुड़े एक मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट में सुनवाई के दौरान गोगोई रिहा रहेंगे। हालांकि जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसने मामले में गोगोई की आरोप मुक्ति को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के संबंध में निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सुनवाई पूरी होने तक विधायक अखिल गोगोई को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों से जुड़े एक मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को जमानत दे दी। एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब कहा था कि जिस सीपीआई को गोगोई ने कथित तौर पर युद्ध प्रशिक्षण के लिए कैडर भेजा था वो कभी भी राजनीतिक दल नहीं रहा है। हालांकि जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसने मामले में गोगोई को आरोप मुक्ति को रद्द कर दिया था। सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे गोगोई ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के 9 फरवरी के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसमें असम की विशेष एनआईए अदालत को गोगोई के खिलाफ 2 में से 1 मामले में आरोप तय करने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने एनआईए को गोगोई और उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ विशेष अदालत में सीएए विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंध को लेकर आरोप तय करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया था जिसमें 4 लोगों को क्लीन चिट देने वाली विशेष एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी की एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एजेंसी से मामले को फिर से खोलने के बाद आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि गोगोई को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वो राज्य में माओवादी गतिविधियों के कथित सरगना है। हालांकि विधायक ने कहा था कि उनके खिलाफ मामले राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम थे। गोगोई के 3 सह आरोपी धैर्या कंवर, बिट्टू सोनेवाल और मानस कंवर थे। इन सभी को एनआईए मामले में जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर हैं। गोगोई अकेले थे जिनकी जमानत अदालत ने खारिज कर दी थी और 567 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया जब विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रांजल दास ने उन्हें 3 अन्यों के साथ आरोपों से मुक्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ईडी मामले में दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला सुनाएगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने जमानत का विरोध किया। एक पुराने फैसले को सामने रखते हुए ईडी के वकील ने कहा कि कोर्ट को इस स्टेज पर जमानत नहीं देनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, ईडी का काम यह बताना नहीं है जीओएम और कैबिनेट में क्या हुआ। ईडी को यह बताना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो इससे किसको फायदा पहुंचा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 26 अप्रैल को शाम 4 बजे जमानत पर फैसला सुनाएगा। सिसोदिया के वकील ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था जिसको कम करके 12% किया गया। सिसोदिया के वकील ने ये भी कहा कि रवि धवन की बहुत से सुझावों को हमने शामिल किया, कुछ को हमने स्वीकार नहीं किया। वो कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं है जो हर सुझाव पर अमल किया जाए। सिसोदिया के वकील ने पूछा कि क्या कोर्ट ये कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई, टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई। वहीं मैंने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा तो इसमें अपराध कहाँ है।
इस दौरान सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि ईडी का काम ये बताना नहीं है कि मंत्रियों के समूह और कैबिनेट में क्या हुआ। ईडी का काम ये बताना होना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ तो इससे किसको फायदा हुआ। सिसोदिया के वकील दयन कृष्णन ने कहा कि सिर्फ अनुमानों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। सिसोदिया के वकील की जमानत पर दलील पूरी हुई। ईडी ने सिसोदिया की तरफ से दलील पर जवाब देते हुए सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। ईडी ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को इस स्टेज पर उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए, वो मामले में संक्षिप्त नोट दाखिल करेगी। ईडी की ओर से कहा गया कि मनीष सिसोदिया षड्यंत्र रचने, पॉलिसी को बनाने और उसे लागू करने में मुख्य भूमिका में है। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 26 अप्रैल को शाम 4 बजे जमानत पर फैसला सुनाएगा। ईडी के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले सीबीआई के मामले में विशेष अदालत ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सोमवार को शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की कस्टडी कोर्ट ने फिर एक बार बढ़ा दी। सिसोदिया अब 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को भी 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आसाराम की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली आसाराम की अपील के संबंध में आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा को अदालती गवाह के रूप में अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए सम्मन करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति अपील को सोमवार को स्वीकार कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वो आसाराम की अपील पर जल्द सुनवाई करें। अपनी सजा के खिलाफ आसाराम की अपील हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है। अंततः लांबा को तलब करने के लिए आवेदन दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपराध के दृश्य के कुछ वीडियो के आधार पर पीड़ित को सिखाया गया, जिसे उन्होंने शूट किया। अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसे अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, वीडियो निश्चित रूप से मूल्यवान साक्ष्य होगा, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध स्थल के पहले दौरे के दौरान रिकॉर्ड किया गया। ट्रायल में लांबा की साक्ष्य में जांच नहीं की गई। सिंघवी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि बुक के बहाने आसाराम अपनी सजा को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने आसाराम की ओर से पेश होकर कहा कि एफआईआर 19-20 अगस्त 2013 को दिए गए बयानों और 21 अगस्त 2013 को जोधपुर में दर्ज पुलिस बयान में विरोधाभास है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवरण पुलिस के बयान में पहली बार कमरा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र के इस अपील को ठुकरा दिया, जिसमें मांग की गई थी कि याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुनवाई हो। कोर्ट ने कहा कि मसले को समझने के लिए पहले याचिकाकर्ताओं और राज्यों के पक्ष को जाना जाएगा, जहां पर केंद्र ने कहा कि कोई भी बदलाव पर्सनल लॉ को प्रभावित करेगा। ऐसी शादियों का विरोध करते हुए दलीलें दी कि अगर ऐसी शादियां टूटेंगी तो बच्चों का क्या होगा, शादी की संस्था टूट जाएगी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए। सीजेआई ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे समाज ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार कर लिया है। पिछले 5 सालों में चीजें बदली हैं। क्या हम सिविल यूनियन के कानून को विकसित नहीं कर सकते? सीजेआई ने कहा कि जेंडर की अवधारणा ये नहीं कि आपके जननांग कहां है, ये कहीं अधिक जटिल है। मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक बेंच कर रही है। समान सेक्स विवाहों की वैधता से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई मंगलवार को एक गर्व नोट पर शुरू हुई, जिसमें सरकार ने कहा कि वो इस बात पर फिर से विचार करेगी कि कार्यवाही में भाग लेना है या नहीं। ये सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के एक अनुरोध को खारिज करने के बाद हुआ, जिसमें केंद्र सरकार की दलीलों की स्थिरता या मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटिशंस पर पहले सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था।
वहीं तुषार मेहता ने फिर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य इसमें सीधे ना जुड़े तब तक इस पर सुनवाई करना उचित नहीं है। हालांकि सीजेआई ने कहा कि हम पहले याचिका में मांग और उनकी दलील को सुनकर देखते हैं कि उनका पक्ष क्या है, इसके बाद हम आपको भी सुनेंगे। सीजेआई ने हालांकि कहा कि बेंच व्यापक मुद्दों को समझने के लिए कुछ समय के पहले याचिकाकर्ताओं को सुनेगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, इस मामले में राज्यों को भी सुना जाना चाहिए, ये समवर्ती सूची में है। सीजेआई ने कहा, कुछ राज्यों ने भी अर्जी दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुकुल रोहतगी ने मामले में अपनी दलील 377 के अपराध के दायरे से बाहर किए जाने के मुद्दे से शुरू की। उन्होंने कहा, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, निजता का सम्मान और अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार है। वहीं घरेलू हिंसा, परिवार और विरासत को लेकर भी कोर्ट की गाइडलाइंस स्पष्ट है। अब समलैंगिक जोड़ों को शादी की मान्यता देनी चाहिए ताकि समाज और सरकार इस तरह के विवाह को मान्यता दे। हम उन्हें मीडिया से भी बर्डन नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम जो एवोल्यूशन इंडियन जुडिशरी का हुआ है, जो एवोल्यूशन इंडियन जजमेंट्स का है, उसको देखते हुए लगता है कि ये बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है और वी आर होपफुल कि कुछ ना कुछ इसके अंदर राइट्स क्रिएट किए जाएंगे, चाहे वो सिविल यूनियन के फॉर्म में किए जाएं, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में कॉन्फर किया जाए या ओवरऑल फुल स्पेक्ट्रम राइट्स दिए जाएं। सीजेआई ने पूछा कि सरकार और समाज की बात भी कई कानूनी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे क्योंकि वो व्यावहारिक सवाल हैं। रोहतगी ने कहा कि विवाह के कई प्रकार हैं, लेकिन समय समय पर इसमें सुधार के आधार पर बदलाव भी हुए हैं। बहु विवाह, अस्थायी विवाह जैसी चीजें भी थीं जो अब इतिहास का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, 1905 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। इन कानूनी और संवैधानिक बदलावों में आईपीसी की धारा 377 को अपराध के दायरे से बाहर निकालने का दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि नालसा और नवतेज जौहर मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। रोहतगी ने कहा कि समानता के अधिकार के तहत हमें विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए क्योंकि सेक्स ओरिएंटेशन सिर्फ महिला पुरुष के बीच नहीं बल्कि समान लिंग के बीच भी होता है। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 377 हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन बाहर हालात जस के तस हैं। समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा, कभी कभी सामाजिक मुद्दों में प्रगतिशील परिवर्तन बेहतर होते हैं, लेकिन हर बात का एक वक्त होता है। कि क्या हम फिलहाल इसे स्पेशल मैरिज एक्ट तक सीमित रख सकते हैं? सीजेआई ने पूछा कि क्या हम सिविल यूनियन के किसी रूप को विकसित कर सकते हैं जिसे हमारे कानूनों में मान्यता मिलती है। उन्होंने कहा, हमारे समाज ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार कर लिया है। पिछले 5 सालों में चीजें बदली हैं। एक स्वीकृति है जो शामिल है, हम इसके प्रति सचेत हैं। सीजेआई ने केंद्र के हलफनामे पर टिप्पणी करते हुए कहा, शहरी अभिजात वर्ग भी एक समाज का वर्ग है। वहीं मेहता ने कहा, कोई भी बदलाव पर्सनल लॉ को प्रभावित करेगा, हिंदू मुस्लिम या कोई भी पर्सनल लॉ को प्रभावित करेगा। जस्टिस कौल ने कहा, हम पर्सनल लॉ में नहीं पढ़ रहे हैं। वकील सिंघवी ने कहा, मैरिज शब्द का कोरा ढांचा नहीं हो सकता, ये आप रबर बैंड को ज्यादा तानेंगे तो वो टूट जाएगा। कपिल सिब्बल ने समलैंगिक जोड़े को शादी की मान्यता देने का विरोध करते हुए कहा, अगर सेम सेक्स शादी टूट गई तो क्या होगा? ऐसे में उन जोड़ों द्वारा बच्चे को गोद लिया है उसका क्या होगा? उन और उसके बच्चे के पिता कौन होंगे? उनके लिए आपराधिक कानूनों का क्या होगा? ऐसे कई और सवाल हैं जो आने वाले समय में आगे भी आएंगे, उनका भी जवाब नहीं है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान यौन व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध रखना भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। टेरर फंडिंग के एक मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, जहां एनआईए ने जिला जज से 7 दिन की रिमांड की मांग की है। उसके बाद पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा है। एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पिछले साल दिसंबर में उसके खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें एनआईए ने बताया कि कैसे आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं के माध्यम से हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट का उपयोग कर रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बाबर खालसा इंटरनेशनल,
खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे प्रतिबंधित समूहों के गुर्गों ने एक नेटवर्क बनाया है जो देश के खिलाफ विद्रोह के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एनआईए एक ऐसे मामले में जांच कर रही है कि विदेशों में बैठे आतंकवादी कैसे भारत में बड़े अपराधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उत्तर भारत में एक्टिव संगठित अपराध सिंडिकेट और मोहाली में जीआरपी हमले से जुड़े मामलों में एनआईए ने पहले बिश्नोई एनआईए की हिरासत में है बिश्नोई। जिला जज ने मामले को स्पेशल एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर किया। गैंगस्टर बिश्नोई को साल 2022 के एक मामले में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाया गया और कोर्ट से रिमांड की मांग की गई। कोर्ट ने बिश्नोई को रिमांड पर भेजने के साथ ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पिछले साल दिल्ली में यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एनआईए इसी मामले में उससे पूछताछ करेगी। उसके खिलाफ दिल्ली, पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, एनआईए ने जो है RC 37, RC 38 और RC 39 ये 3 एफआईआर दर्ज की थी 2022 के अंदर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर। और ऑलरेडी RC 39 जो है पहले से उसके अंदर में लॉरेंस बिश्नोई को, मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके साथ में और भी कई लोगों को एसोसिएट किया गया उस केस के अंदर में, और उसके अंदर ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद एनआईए ने RC 37 जो एक अलग से मैटर है, जिसके अंदर जो है उन्होंने रिंदा, इसके अलावा और जो बाकी के जो खालिस्तान के साथ में जुड़े हुए जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले जो बताए जाते हैं, उनके साथ में नाम जोड़ के मेरे क्लाइंट का लॉरेंस बिश्नोई को उसको गिरफ्तार करने के लिए एक यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई और बठिंडा से आके उसको गिरफ्तार किया और आज 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा उसी वाली एफआईआर के अंदर। तो कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.